नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में स्कोलियोसिस यानी रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन या कुब्बड़ इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धीरज पथेजा है और मैं गुरुग्राम में स्थित आर्टेमिस हॉस्पिटल में एक सीनियर स्पाइन कंसल्टेंट हूँ। तो जो स्कोलियोसिस समझने के लिए पहले हम स्पाइन को समझते हैं। जो हमारा स्पाइन होता है वो 31 यानी 31 वर्टिब्रे या मंकों से बना हुआ होता है, जिसमें सर्वाइकल रीजन में 7, थोरैसिक रीजन यानी छाती के रीजन में 12 और लोअर बैक यानी लंबर रीजन में 5 मनके होते हैं। साथ में सेक्रम के 5 मनके आपस में जुड़े होते हैं और कॉक्सिक्स के 3 मनके भी आपस में जुड़े होते हैं, जिसको हम टेल बोन बोलते हैं। यदि हम इसको साइड से देखते हैं तो स्पाइन का जो कॉलम है वो एक एस शेप कर्व बनाता है। यदि हम सामने से या पीछे से देखते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन में होता है। तो स्कोलियोसिस यदि होता है तो ऐसे में सामने से या पीछे से देखने में जो स्ट्रेट लाइन है उसकी जगह एक कर्व बन जाता है, जो कि राइट साइड कर्व या लेफ्ट साइड कर्व हो सकता है। इस कर्व को हम अगर एक्सरे में देखते हैं तो हम एंगल मेजर कर सकते हैं, जिसको हम कॉब्स एंगल कहते हैं, जो हमें बताता है कि कर्व कितना बड़ा है। सामान्य पॉपुलेशन के अंदर ये 10 डिग्री से कर्व का होना लगभग 10% पॉपुलेशन में पाया जाता है और ये एक सामान्य वेरिएशन है। ये पेशेंट पूरे नॉर्मल होते हैं और इनको कभी भी स्कोलियोसिस यानी कुब्बड़ की शिकायत नहीं आती है। पर यदि ये जो कर्व है ये 10 डिग्री से ज़्यादा हो तो इसको हम स्कोलियोसिस बोलते हैं और इस कर्व को फिर आगे हमें मॉनिटर करना होता है। ये समझना ज़रूरी है कि स्कोलियोसिस एक 3 डायमेंशनल डिफॉर्मिटी है, जहाँ पे सिर्फ एक कर्व नहीं होता बल्कि पूरी की पूरी स्पाइन आपस में रोटेट कर जाती है, जिसकी वजह से ना केवल कर्व बढ़ता है बल्कि अंदर के जो ऑर्गन्स हैं यानी कि फेफड़े हैं, लंग्स हैं, इंटेस्टीन्स हैं और कार्डियक सिस्टम है, इस पे प्रेशर पड़ सकता है। यदि ये कर्व 80 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे में हमारे लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता है और हमारी रेस्पिरेशन यानी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। यदि ये कर्व 100 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे में बच्चे के पनपने में प्रॉब्लम आ सकती है, खाने पीने की इशू आ सकती है। और यदि ये कर्व 120 डिग्री से आगे बढ़ जाता है तो ऐसे में कमर में दर्द का होना, साथ में पैरों में कमज़ोरी का आना या फिर सूसू या पॉटी मोशन का पता ना चलना या इसमें प्रॉब्लम आना भी शुरू हो सकता है। तो अब हम समझते हैं कि स्कोलियोसिस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है वो होता है इडियोपैथिक स्कोलियोसिस, यानी जिसकी वजह ना पता हो। पहले ये माना जाता था कि ये अपने आप ही हो जाता है, बट रिसेंट रिसर्च से ये पता चला है कि जो स्कोलियोसिस है उसका एक जेनेटिक कॉज होता है, यानी हमारी जीन्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं स्कोलियोसिस होने में। ऐसा माना जाता है कि जो स्पाइन की आगे का और पीछे का हिस्सा है उसकी अनइवन ग्रोथ होती है, जिसके वजह से स्कोलियोसिस बन जाता है। सेकेंड टाइप होता है कंजेनाइटल स्कोलियोसिस, जो पैदाइशी रूप से होता है। ऐसे में या तो 2 मन के आपस में जुड़े होते हैं या फिर 2 मन के एक मन का आधा बना हुआ होता है, जिसकी वजह से असामान्य ग्रोथ होती है और स्कोलियोसिस डेवलप होता है। ये पैदाइशी से ही होता है। तीसरा होता है न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस, जहां मसल इम्बैलेंस की वजह से स्पाइन में टेढ़ापन आ जाता है। चौथा होता है सिंड्रोमिक स्कोलियोसिस, जहां पे ना केवल स्पाइन इन्वॉल्व होती है बल्कि अन्य ऑर्गन भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि लिवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इनमें भी इन्वॉल्वमेंट साथ में ही आती है। और पांचवा डीजेनरेटिव स्कोलियोसिस, जो बड़ी उम्र में आता है, 40-45 की उम्र के बाद ही आता है। ये असामान्य डिस्क डीजनरेशन की वजह से होता है, जहां एक साइड की डिस्क ज़्यादा डीजनरेट हो जाती है, ज़्यादा घिस जाती है, जिसकी वजह से स्पाइन में टेढ़ापन आ जाता है। स्कोलियोसिस को अर्ली उम्र में कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर स्कूल में सर्वे किया जाता है स्कोलियोसिस के लिए, जहाँ पे वो स्कूल में बच्चों को स्क्रीन करते हैं और जल्दी ही आइडेंटिफाई करते हैं। लड़कियों के अंदर आमतौर पे 10 से 12 की उम्र में और लड़कों के अंदर 12 से 14 की उम्र में स्कोलियोसिस होता है, तो इसी उम्र में स्क्रीनिंग की जाती है। बट हमारी कंट्री में ऐसा प्रोग्राम ज़्यादा नहीं होता है, तो इसीलिए हमें एज अ पेरेंट एक इम्पॉर्टेंट बच्चों के लिए खुद ही स्क्रीन करना होता होगा।
तो अगर हम सामने से देखते हैं बच्चे को तो एक शोल्डर ऊपर एक शोल्डर नीचे या अनइवन शोल्डर दिख सकते हैं, या हेड एक तरफ हो सकता है, सेंटर में ना होके एक तरफ हो सकता है। यदि हम पीछे से देखते हैं तो वेस्ट एसिमेट्री यानी एक तरफ की कमर ज़्यादा बाहर होगी, एक तरफ की कमर अंदर रुकती है। साथ में ही हिप एसिमेट्री यानी एक तरफ का हिप बाहर हो सकता है, एक तरफ का हिप अंदर हो सकता है। इसके सिवाय ऑफ सेंटर होना यानी बच्चा एक तरफ लीन करते हुए खड़ा हुआ भी दिख सकता है। यदि हम बच्चे को आगे झुकाएंगे तो छाती का एक हिस्सा उभर के निकल के आता है, जिसको हम रिब हम्प बोलते हैं। तो ये एक सटल फीचर्स हैं जिसको अगर हम ध्यान से देखें तो हम अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं कि स्कोलियोसिस है या नहीं है। स्कोलियोसिस की अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जो स्कोलियोसिस है वो अर्ली एडोलेसेंस या अर्ली टीन्स में होता है, यानी बच्चों के अंदर, फीमेल्स के अंदर 10 से 12 की उम्र में और मेल्स के अंदर 12 से 14 की उम्र में। तो अगर हमने कॉब एंगल के बारे में बात किया था, अगर तो वो कॉब एंगल 20 डिग्री से कम है तो ऐसे में जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के रूप में होता है। हर 6 महीने में एक्सरे कराते हैं और देखते हैं कि एंगल ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा है। पर यदि ये एंगल 20 से 40 के बीच में है तो ऐसे में हम ब्रेसिंग शुरू करते हैं, जिसमें बोस्टन ब्रेस एक होता है जो हम लगाते हैं ताकि बच्चे का एंगल बढ़ने से रोका जा सके और फ्यूचर में सर्जरी अवॉइड की जा सके। पर यदि ये एंगल 45 डिग्री या उससे ज़्यादा हो चुका होता है तो इसका मतलब है कि एंगल लगभग 1 डिग्री हर साल बढ़ेगा। तो यदि आज की डेट में एंगल उनका 50 डिग्री के आसपास है तो 8-10 साल के अंदर ये एंगल लगभग 65-70 डिग्री हो जाएगा। ऐसे में सर्जरी की ज़रूरत होती है ताकि इस एंगल को आगे बढ़ने से रोका जा सके। सर्जरी में हम लोग मल्टीपल मनकों के अंदर, मल्टीपल वर्टिब्रा के अंदर स्क्रूज डालते हैं और स्क्रूज डाल के उनको सीधा करते हैं रॉड की मदद से। तो ये एक फ्यूजन सर्जरी है, यानी कि बच्चे की आगे ग्रोथ नहीं होती है। तो सर्जरी करने के लिए हमें ये ऑप्टिमम टाइम का वेट करना होता है जहाँ उसकी एज और उसकी ग्रोथ बराबर हो चुकी हो ऑलरेडी। तो यदि कर्व ऑलरेडी 45 से 50 डिग्री का है तो बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं ताकि उनकी जो हाइट है वो बढ़ चुकी हो, उसके बाद ही सर्जरी का डिसीजन लिया जाता है। यदि कर्व बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है तो हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, तो हमें जल्दी सर्जरी करनी होती है। एक बार ये कर्व अगर ज़्यादा ग्रो कर जाए तो सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है और रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन जैसे नसों में डैमेज ये सब आ सकता है। तो एक ऑप्टिमम एज होती है सर्जरी करने की, जो लड़कियों में लगभग 12 साल के आसपास और लड़कों में 13 से 14 साल के आसपास होती है। अब हाउ आर वी मेकिंग स्पाइन सर्जरी सेफ? हम स्पाइन की स्कोलियोसिस सर्जरी को सेफ कैसे बना सकते हैं? तो इसके अंदर जो हम सर्जरी करते हैं उसमें बच्चे का डिटेल असेसमेंट किया जाता है। हमारे यहाँ पे 2 सीनियर स्पाइन कंसल्टेंट बच्चे को असेस करते हैं, डिसाइड करते हैं कि बच्चे को सर्जरी की नीड है, अगर नीड है तो कहाँ से कहाँ तक हमें फिक्स करना है, क्या लेवल डिसाइड करने हैं। इसके सिवाय जब हम ऑपरेशन थिएटर में लेते हैं बच्चे को तो एक सीनियर स्पाइन एनेस्थेटिस्ट बच्चे को असेस करते हैं, ऑपरेशन की बारीकियों के साथ बच्चे की मॉनिटरिंग करना, बीपी को मेंटेन करना ताकि कोई डैमेज ना हो। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है न्यूरो मॉनिटरिंग। जो बच्चे की पैरों की नसें हैं उनको लाइव मॉनिटरिंग किया जाता है पूरी सर्जरी के दौरान, ताकि आगे जाके बच्चे में जब सर्जरी के टाइम करेक्शन की जा रही है, स्क्रू डाले जा रहे हैं, सीधा किया जा रहा है, नसों पे प्रेशर ना आए। यदि कुछ इसमें एबनॉर्मेलिटी दिखती है तो उसको तुरंत वहीं पे एक्शन लिया जाता है ताकि बच्चा उठे तो उसके पैरों में कोई डैमेज ना हो, कोई पैरालिसिस ना हो। चौथा होता है 3D सियाम का यूज़ करना, इसको ओआम भी बोलते हैं। हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर 3D इमेजिंग लगाते हैं ताकि जो स्क्रू डाले जा रहे हैं वो नसों से दूर हैं और वो सीधे बॉडी के अंदर जा रहे हैं ताकि कोई नसों को डैमेज ना हो, कोई पैरालिसिस ना हो। और पांचवा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि पोस्ट ऑप केयर, जिसके अंदर बच्चे को आईसीयू में रखा जाता है 1 दिन के लिए, जहाँ पे उसका बीपी का स्ट्रिक्ट चार्टिंग की जाती है। यहाँ पे भी एक आईसीयू के सीनियर डॉक्टर होते हैं जो मैनेज करते हैं, जिनको हाईली एक्सपीरियंस्ड होते हैं इस टाइप के केसेस को मैनेज करने के लिए, ताकि फ्यूचर में भी इमीडिएट पोस्ट ऑप में या बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो।